यहाँ मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख बिंदुओं का 2000 शब्दों में विवरण दिया गया है, जो सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए सहायक हो सकता है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास को प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक, प्रारंभिक मध्यकाल 750 से 1200 ई। दो, उत्तर मध्यकाल 1200 से 1707 ई। प्रारंभिक मध्यकाल 750 से 1200 ई। एक, गुप्तोत्तर भारत का विघटन। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में कई क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे। इनमें प्रमुख रूप से पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और चौहान राज्य शामिल थे। इन सभी राज्यों के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष हुआ, जिसे त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है। पाल साम्राज्य बंगाल में स्थापित। इस साम्राज्य की नींव गोपाल ने रखी। धर्मपाल और देवपाल इसके महत्वपूर्ण शासक थे। प्रतिहार साम्राज्य राजस्थान और उत्तर भारत में इनका प्रभुत्व था। मेहर भोज प्रतिहारों के प्रमुख शासक थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य दक्षिणी भारत में इनके शासक ध्रुव और गोविंद तृतीय ने प्रमुख योगदान दिया। 2, राजपूत राज्यों का उदय। राजपूतों का उदय इस काल की महत्वपूर्ण घटना थी। वे मूलतः क्षत्रिय योद्धा थे, जिन्होंने धीरे धीरे अलग अलग राज्यों की स्थापना की। प्रमुख राजपूत राज्यों में गुर्जर, प्रतिहार, चौहान, परमार और चंदेल शामिल थे। इन राजपूतों ने भारतीय समाज में सामंतवाद की प्रथा को बढ़ावा दिया, जो उस समय की प्रमुख सामाजिक व्यवस्था थी। 3, दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राज्य। प्रारंभिक मध्यकाल में दक्षिण भारत में कई शक्तिशाली राज्य उभरे, जिनमें प्रमुख रूप से चोल, चालुक्य और पल्लव शामिल थे। चोल साम्राज्य। चोल दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था। इसके शासक राजराजा प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम ने साम्राज्य का विस्तार किया और समुद्री शक्ति को मजबूत किया। चोल शासन में तमिल साहित्य, कला और मंदिर निर्माण को बहुत बढ़ावा मिला। पल्लव और चालुक्य। पल्लवों का केंद्र कांचीपुरम था और चालुक्यों ने वेंगी और बादामी में शासन किया। ये दोनों राज्य दक्षिण भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र बने रहे। 4, त्रिकोणीय संघर्ष। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट साम्राज्यों के बीच कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिकोणीय संघर्ष हुआ। इस संघर्ष का उद्देश्य उत्तरी भारत के केंद्र पर प्रभुत्व स्थापित करना था, लेकिन अंततः तीनों साम्राज्य कमजोर हो गए। उत्तर मध्यकाल 1200 से 1707 ई। 1, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ई में हुई, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी। यह काल भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब पहली बार इस्लामी राज्य स्थापित हुआ। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 प्रमुख वंश थे। 1, गुलाम वंश 1206 से 1290 ई। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान इस वंश के प्रमुख शासक थे। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया और शासन को संगठित किया। 2, खिलजी वंश 1290 से 1320 ई। जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी इस वंश के प्रमुख शासक थे। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर भी हमले किए और साम्राज्य का विस्तार किया। उन्होंने प्रशासनिक और आर्थिक सुधार किए। 3, तुगलक वंश 1320 से 1414 ई। इस वंश के प्रमुख शासक मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में कई प्रयोग हुए, जिनमें राजधानी का स्थानांतरण और मुद्रा परिवर्तन शामिल था। 4, सैयद वंश 1414 से 1451 ई। यह वंश तुगलक वंश के बाद सत्ता में आया, लेकिन यह कमजोर साबित हुआ और अधिक प्रभावशाली नहीं रहा। 5, लोदी वंश 1451 से 1526 ई। लोदी वंश के शासकों में बहलोल लोदी और इब्राहिम लोदी प्रमुख थे। इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने हराया, जिससे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। 2, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। दक्षिण भारत में 14वीं शताब्दी के मध्य में दो महत्वपूर्ण साम्राज्य उभरे, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य, इसकी स्थापना हरिहर और बुक्का राय ने की थी। यह साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थापित हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत को इस्लामी आक्रमणों से बचाना था। कृष्णदेव राय इसके सबसे महान शासक थे। बहमनी साम्राज्य, इसकी स्थापना 1347 ई में अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। यह दक्षिण भारत में एक प्रमुख इस्लामी राज्य बना। कालांतर में यह साम्राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया, जिन्हें दक्खन के सुल्तान कहा जाता है। 3, मुगल साम्राज्य 1526 से 1707 ई। मुगल साम्राज्य भारत का सबसे महत्वपूर्ण मध्यकालीन साम्राज्य था। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर इस साम्राज्य की नींव रखी। बाबर 1526 से 1530 ई। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और कई महत्वपूर्ण युद्धों में विजय प्राप्त की। हुमायूं 1530 से 1556 ई। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा, लेकिन शेर शाह सूरी ने उसे हराकर भारत से निष्कासित कर दिया। हुमायूं ने 1555 में पुनः सत्ता प्राप्त की, लेकिन अगले ही साल उसकी मृत्यु हो गई। अकबर 1556 से 1605 ई। अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक था। उसने एक सुदृढ़ प्रशासनिक प्रणाली विकसित की और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और साम्राज्य का विस्तार किया। जहांगीर 1605 से 1627 ई।
जहांगीर अकबर का पुत्र था। उसने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया, लेकिन उसके शासन में कला और संस्कृति का विशेष विकास हुआ। शाहजहां 1628 से 1658 ही। शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इस समय ताजमहल, लाल किला और अन्य प्रमुख इमारतों का निर्माण हुआ। औरंगजेब 1658 से 1707 ई। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा, लेकिन उसकी कट्टर धार्मिक नीति और अत्यधिक सैन्य विस्तार के कारण साम्राज्य कमजोर हो गया। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो गया। 4. मराठों का उदय। मुगल साम्राज्य के कमजोर पड़ने के साथ ही मराठों का उदय हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी ने एक मजबूत सेना और नौसेना का निर्माण किया और मुगलों के खिलाफ सफलतापूर्वक युद्ध किया। शिवाजी के बाद उनके पुत्र संभाजी और फिर पेशवा बाजीराव ने मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। 5. सिखों का उदय। गुरु नानक देव द्वारा सिख धर्म की स्थापना के बाद सिख समुदाय ने धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति का रूप ले लिया। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की और सिखों को एक संगठित और सैन्य शक्ति में बदल दिया। औरंगजेब के शासनकाल में सिखों और मुगलों के बीच कई संघर्ष हुए। सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति। 1. धार्मिक और सांस्कृतिक विकास। मध्यकाल में भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ। इस समय में भक्ति और सूफी आंदोलन का उदय हुआ, जिसने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया। भक्ति आंदोलन। यह आंदोलन हिंदू धर्म में धार्मिक सुधार के लिए शुरू हुआ। इसके प्रमुख संतों में रामानंद। सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति जारी। 1. भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच दक्षिण और उत्तर भारत में लोकप्रिय हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य धार्मिक सुधार और जाति भेदभाव को समाप्त करना था। भक्त कवियों और संतों ने ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति पर जोर दिया। उन्होंने सरल भाषा में अपनी रचनाएं लिखी ताकि आम लोग उन्हें आसानी से समझ सकें। दक्षिण भारत में अलवार और नयनार संतों ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। इनमें तिरुवल्लुवर, मीराबाई, तुकाराम और नामदेव जैसे संत प्रमुख थे। उत्तर भारत में संत कबीर, तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक और संत रैदास जैसे भक्त कवियों ने भक्ति मार्ग का प्रचार किया। संत कबीर ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के कठोर रीतियों और कट्टरपंथियों का विरोध किया और सच्चे ईश्वर की पूजा करने की शिक्षा दी। 2. सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन इस्लामी आध्यात्मिकता पर आधारित था, जिसका उद्देश्य अल्लाह के प्रति प्रेम और सेवा को बढ़ावा देना था। सूफी संतों ने धार्मिक सहिष्णुता, सादगी और सेवा के माध्यम से सामाजिक एकता पर बल दिया। उनके द्वारा स्थापित खानकाहों, धार्मिक स्थलों ने समाज के हर वर्ग के लोगों को आकर्षित किया। प्रमुख सूफी संतों में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती शामिल थे। 3. साहित्य और कला का विकास। मध्यकालीन भारत में साहित्य और कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। इस काल में भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी, उर्दू, फारसी और संस्कृत में रचनात्मकता की एक नई लहर आई। हिंदी साहित्य। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई एक महत्वपूर्ण धार्मिक काव्य थी। सूरदास ने अपनी रचनाओं में भगवान कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया। फारसी साहित्य। मुगलों के शासनकाल में फारसी साहित्य को काफी प्रोत्साहन मिला। अकबर के दरबार में अबुल फजल और फैजी जैसे साहित्यकार थे, जिन्होंने फारसी भाषा में कई महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। कला और स्थापत्य। मुगलों ने भारत में स्थापत्य कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल और फतेहपुर सीकरी जैसी अद्भुत इमारतें इस समय की स्थापत्य कला की महानता को दर्शाती हैं। मुगल चित्रकला ने भी भारतीय कला परंपरा को समृद्ध किया। 4. सामाजिक व्यवस्था। मध्यकालीन भारत की सामाजिक व्यवस्था सामंती संरचना पर आधारित थी। इस काल में समाज को विभिन्न वर्गों में बांटा गया था। राजपूत, मराठा और मुस्लिम शासकों की सत्ता में वृद्धि के कारण सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में बड़े बदलाव हुए। सामंतवाद। इस समय में जमींदारी और सामंतवादी प्रथा प्रचलित थी। जमीन का स्वामित्व राजा या सामंतों के पास होता था और किसान उनसे जमीन किराए पर लेते थे। जाति व्यवस्था। हिंदू समाज में जाति व्यवस्था कठोर थी। जाति के आधार पर समाज में विभाजन स्पष्ट था। ब्राह्मणों का समाज में उच्च स्थान था, जबकि शूद्रों और अछूतों का जीवन कठिन था। महिलाओं की स्थिति। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति कमजोर रही। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा जैसी प्रथाएं समाज में प्रचलित थीं। हालांकि इस समय में कुछ महिलाओं ने अपनी योग्यता और साहस से महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया, जैसे रानी दुर्गावती और मीराबाई। 5. आर्थिक स्थिति। मध्यकालीन भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। कृषि। अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर थे। मुगलों के समय में किसानों से लगान वसूलने की प्रणाली को व्यवस्थित किया गया। इस दौरान तंजावुर, दक्षिण भारत और पंजाब में कृषि उत्पादन उच्चतम स्तर पर था। व्यापार और वाणिज्य। इस काल में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बना रहा। विशेष रूप से मुगल काल में कपास, मसाले, हाथी दांत, रेशम और आभूषण जैसे वस्त्रों का व्यापार विदेशी व्यापारियों के साथ होता था। भारत में डच, पुर्तगाली और अंग्रेज व्यापारियों का आगमन हुआ, जिन्होंने भारतीय व्यापार पर नियंत्रण की कोशिश की। शिल्प और हस्तकला। इस समय में भारतीय शिल्प और हस्तकला का विशेष विकास हुआ। मुगल दरबार के शासक कालीन, कांच के बर्तन, आभूषण और वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करते थे।
उत्तर मध्यकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं। एक, अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य सफलताएं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं को विस्तार दिया और दक्षिण भारत पर आक्रमण किए। उन्होंने एक मजबूत और संगठित सेना बनाई, जिससे सल्तनत के नियंत्रण में कई महत्वपूर्ण क्षेत्र आए। अलाउद्दीन के शासनकाल में बाजार नियंत्रण और प्रशासनिक सुधार भी महत्वपूर्ण थे। दो, मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल अपने अजीबोगरीब और असफल प्रयोगों के लिए जाना जाता है। उन्होंने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, जो असफल रहा। इसके अलावा उन्होंने तांबे और लोहे के सिक्कों का प्रचलन किया, जिससे मुद्रा संकट उत्पन्न हुआ। तीन, सैयद और लोदी वंश। सैयद वंश कमजोर साबित हुआ और लोदी वंश का उदय हुआ। लोदी वंश के शासकों में इब्राहिम लोदी सबसे प्रमुख थे, लेकिन वे अपने साम्राज्य को समेकित नहीं कर सके और अंततः बाबर से पराजित हुए। चार, शेर शाह सूरी के प्रशासनिक सुधार। शेर शाह सूरी ने भारत में सबसे प्रभावशाली प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की। उन्होंने भूमि सुधार, राजस्व प्रणाली, सड़कों का निर्माण और डाक व्यवस्था को सुधारने का कार्य किया। उनका सबसे बड़ा योगदान ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण था, जो उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता था। 5, पानीपत की लड़ाई। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। यह लड़ाई भारतीय इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुई, क्योंकि इसके बाद मुगलों ने दिल्ली पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। 6, शिवाजी और मराठा साम्राज्य का उदय। 17वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। शिवाजी ने एक संगठित और शक्तिशाली मराठा राज्य की स्थापना की, जिसने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक का इस्तेमाल कर मुगलों को कठिनाइयों में डाला। 7, औरंगजेब की नीतियां और साम्राज्य का पतन। औरंगजेब ने अपने कठोर धार्मिक नीतियों और अनवरत युद्धों के कारण मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। उसने राजपूतों, मराठों और सिखों से लगातार संघर्ष किया, जिससे साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से हुआ। निष्कर्ष, मध्यकालीन भारत का इतिहास अत्यंत जटिल और विविधतापूर्ण था। इस काल में भारत में कई साम्राज्यों का उदय और पतन हुआ और धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मुगलों, राजपूतों, मराठों और सिखों के बीच की प्रतिस्पर्धा ने भारतीय इतिहास की दिशा को प्रभावित किया। मध्यकालीन भारत की घटनाएं आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण नींव तैयार करती हैं, जिसे समझना सिविल सेवा परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। मुगल राजपूत संबंध। प्रमुख बिंदु। राजनीतिक सहयोग। मुगल और राजपूतों के बीच संबंधों की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुई। अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की नीति अपनाई, जिससे मुगल साम्राज्य को मजबूती मिली। शादी की राजनीति। अकबर ने राजपूत शासकों की बेटियों से विवाह कर राजनीतिक गठबंधन बनाए। उनका सबसे प्रसिद्ध विवाह आमेर, जयपुर के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई से हुआ। राजपूतों की स्वायत्तता। अकबर और उसके उत्तराधिकारियों ने राजपूतों को उनके क्षेत्रों में स्वायत्तता दी। राजपूतों को मुगल दरबार में उच्च पद दिए गए और वे मुगल सेना के प्रमुख अंग बने। मान सिंह का योगदान। राजा मान सिंह जोधपुर के शासक अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों में मुगलों की तरफ से नेतृत्व किया। आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध। मुगलों और राजपूतों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत हुए। मुगल दरबार में राजपूतों की उपस्थिति से भारतीय कला, संस्कृति और स्थापत्य में नया समन्वय हुआ। जहांगीर और राजपूत संबंध। जहांगीर के शासनकाल में भी राजपूत मुगल संबंध प्रगाढ़ रहे। जहांगीर ने आमेर के राजा के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। शाहजहां और मारवाड़ संबंध। शाहजहां के शासनकाल में जोधपुर, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह को भी महत्वपूर्ण पद मिले। जसवंत सिंह ने मुगल सेना के कई अभियानों में नेतृत्व किया। औरंगजेब और राजपूत विवाद। औरंगजेब के शासनकाल में राजपूतों के साथ संबंध बिगड़ने लगे। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों और मारवाड़ के सिंहासन विवाद के कारण राजपूतों और मुगलों के बीच संघर्ष बढ़ा। मुगल साम्राज्य की सुरक्षा। मुगल राजपूत गठबंधन ने मुगल साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजपूतों ने मुगल सैन्य अभियानों में हमेशा समर्थन दिया, जिससे मुगल साम्राज्य स्थिर बना रहा। मुगल पतन के बाद राजपूत स्वतंत्रता। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और राजपूतों ने धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त किया। मुगल राजपूत संबंधों ने भारतीय इतिहास में एक नई दिशा दी, जहां सहयोग और संघर्ष दोनों ने अहम भूमिका निभाई। मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। मुख्य बिंदु। केंद्रीयकृत प्रशासन। मुगल साम्राज्य में प्रशासन का केंद्र राजा, बादशाह होता था, जो संपूर्ण शक्ति और अधिकारों का स्रोत था। सभी नीतियां और निर्णय बादशाह द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। मंत्रिमंडल। दारुल शुरा। मुगलों के शासन में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल था, जिसमें कई प्रमुख अधिकारी होते थे। इनके प्रमुख सदस्य थे वजीर, वित्त और प्रशासन का प्रमुख अधिकारी। मीर बख्शी, सेना का प्रमुख, जो सैनिकों की भर्ती और वेतन वितरण का काम देखता था। मीर सामन, शाही खानपान और अन्य घरेलू मामलों का प्रमुख। काजी उल कज़ात, न्यायपालिका का प्रमुख अधिकारी। प्रांतों में विभाजन। मुगल साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों, सबों में बांटा गया था। प्रत्येक प्रांत का प्रशासन एक सूबेदार द्वारा किया जाता था, जो सीधे बादशाह के अधीन होता था। राजस्व प्रणाली। अकबर द्वारा स्थापित राजस्व प्रणाली को टोडरमल बंदोबस्त कहा जाता था।
इसमें जमीन की माप और उपज के आधार पर कर की दर निर्धारित की जाती थी। किसान को फसल के एक निश्चित हिस्से के रूप में कर अदा करना होता था। मनसबदारी प्रथा, यह मुगल प्रशासन की प्रमुख विशेषता थी। मनसबदार वे अधिकारी होते थे जिन्हें बादशाह द्वारा विभिन्न पद और सैनिकों की संख्या मनसब दी जाती थी। मनसबदारों को उनकी सेवाओं के लिए जमीन या नकद वेतन दिया जाता था। फौजदारी व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करने के लिए साम्राज्य को विभिन्न फौजदारी क्षेत्रों में बांटा गया था। हर फौजदारी क्षेत्र का प्रमुख फौजदार होता था जो कानून व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मेदार होता था। न्याय व्यवस्था, मुगल न्याय प्रणाली में दो प्रकार के न्यायालय होते थे। काजी अदालत, यह इस्लामी कानून शरिया के तहत काम करती थी और मुस्लिम समाज से संबंधित मामलों को सुलझाती थी। दीवानी अदालत, यह दीवानी मामलों जैसे संपत्ति विवाद और नागरिक मामलों को देखती थी। सैन्य संगठन, मुगल सेना एक मजबूत और संगठित संस्था थी जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, तोपखाना और हाथी सेना शामिल थे। सेना की भर्ती और वेतन वितरण मीर बख्शी द्वारा नियंत्रित किया जाता था। जागीरदारी प्रथा, मनसबदारों को उनके वेतन के बदले में जागीरें दी जाती थीं। जागीरदारी प्रथा के तहत मनसबदार उस क्षेत्र से कर वसूल कर अपना वेतन प्राप्त करते थे। संचार और सड़कें, मुगल प्रशासन के तहत साम्राज्य में सड़क निर्माण और संचार व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया। ग्रैंड ट्रंक रोड जैसी प्रमुख सड़कें बनी जो साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ती थीं। सेंसर सरकार, मुहतसिब, यह अधिकारी सामाजिक नैतिकता और इस्लामी कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियुक्त किए जाते थे। राजकोष और वित्त, मुगल साम्राज्य का राजकोष मजबूत था जिसमें प्रमुख आय स्रोत कृषि कर, व्यापार कर और खजाने के राजस्व थे। वजीर वित्त मामलों की देखरेख करता था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था एक केंद्रीकृत, अनुशासित और विस्तृत प्रणाली थी जिसने साम्राज्य को लंबे समय तक सफलतापूर्वक संचालित किया। मुगलकालीन स्थापत्य, साहित्य और कला, मुख्य बिंदु 1। मुगलकालीन स्थापत्य कला। मुगल स्थापत्य की विशेषताएं। मुगल स्थापत्य कला में भव्यता, सुगमता, संतुलन और सुंदरता का समन्वय था। इसमें इस्लामी, फारसी और भारतीय शैलियों का मिश्रण दिखता है। प्रमुख निर्माण, ताजमहल 1632 से 1653 शाहजहां द्वारा आगरा में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया। सफेद संगमरमर का प्रयोग और सममितीय डिजाइन इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। लाल किला 1638 दिल्ली में स्थित शाहजहां का मुख्य किला। इसमें विशाल दीवारें, बगीचे और महल हैं। कुतुब मीनार 13वीं शताब्दी में आरंभ, दिल्ली में स्थित यह मीनार मुगल स्थापत्य का आरंभिक उदाहरण है जो इस्लामी और भारतीय शैलियों का संगम है। फतेहपुर सीकरी 1571 अकबर द्वारा बनवाया गया यह शहर प्रमुख प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र था। बुलंद दरवाजा और जोधाबाई का महल इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। जामा मस्जिद 1656 दिल्ली में स्थित यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है जिसे शाहजहां ने बनवाया। उपयोग की गई सामग्री लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर और मोज़ेक का उपयोग मुगलों की निर्माण शैली की विशेषता थी। महलों और मकबरों पर जटिल नक्काशी, मीनाकारी और पच्चीकारी का काम किया जाता था। 2. मुगलकालीन साहित्य, फारसी साहित्य का उत्कर्ष। मुगल दरबार में फारसी भाषा और साहित्य को बहुत प्रोत्साहन मिला। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में कई साहित्यिक कृतियों का सृजन हुआ। अकबरनामा अबुल फजल द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है। आईन अकबरी अबुल फजल द्वारा रचित यह ग्रंथ अकबर के प्रशासन, समाज और संस्कृति का विस्तृत वर्णन करता है। तारीख फिरोज शाही, शाही इतिहासकारों द्वारा रचित यह पुस्तक दिल्ली सल्तनत और प्रारंभिक मुगल काल का वर्णन करती है। उर्दू का विकास। मुगलों के शासनकाल में फारसी, अरबी और भारतीय भाषाओं के मिश्रण से उर्दू भाषा का विकास हुआ। यह धीरे धीरे साहित्यिक भाषा बन गई। भक्ति और सूफी साहित्य। इस काल में हिंदी और उर्दू में भक्ति और सूफी साहित्य का विशेष विकास हुआ। संत कबीर, मीराबाई और तुलसीदास जैसे कवियों ने समाज में धार्मिक और सामाजिक बदलाव लाने के लिए साहित्य का उपयोग किया। 3. मुगलकालीन चित्रकला। चित्रकला का विकास। मुगल काल में चित्रकला ने भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। मुगल चित्रकला में फारसी, भारतीय और यूरोपीय शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। अकबर का योगदान। अकबर ने चित्रकला को बहुत प्रोत्साहन दिया और अपने दरबार में कई प्रमुख चित्रकारों को स्थान दिया। उन्होंने चित्रकला के लिए एक विशेष कार्यशाला, तस्वीरखाना की स्थापना की। प्रमुख चित्रकार मंसूर पशु पक्षी चित्रण में माहिर थे। बेहजाद युद्ध और दरबारी जीवन से जुड़े चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। मुगल चित्रकला की विशेषताएं। मुगल चित्रकला में सूक्ष्मता, सजीवता और रंगों की सुंदरता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसमें राजाओं, दरबारों, शिकार और प्रकृति के दृश्यों का जीवंत चित्रण किया गया। 4. मुगलकालीन संगीत। अकबर और तानसेन। अकबर ने संगीत को विशेष प्रोत्साहन दिया। उनके दरबार में तानसेन जैसे महान संगीतकार थे जिन्हें हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। दुर्विनीत और ख्याल संगीत का विकास। मुगल काल में ख्याल और ठुमरी जैसी संगीत शैलियों का विकास हुआ। यह संगीत दरबारों में मुख्य रूप से प्रचलित रहा। 5. मुगलकालीन वस्त्र और आभूषण कला। शाही वस्त्र। मुगल सम्राट और दरबारियों के वस्त्र अत्यधिक समृद्ध और भव्य होते थे। रेशम, ब्रोकेड और कश्मीरी शालें विशेष रूप से लोकप्रिय थीं। आभूषण। मुगलों के समय में आभूषणों में सोने, चांदी और कीमती रत्नों का व्यापक प्रयोग होता था।
उनके द्वारा निर्मित आभूषण कला उत्कृष्ट थी और आज भी प्रसिद्ध है। 6. मुगलकालीन बागवानी और उद्यान कला। मुगल बागवानी में फारसी शैली का प्रभाव था। बागों को चारबाग शैली में बनाया जाता था, जिसमें पानी की नहरों और फव्वारों का विशेष महत्व होता था। शालीमार बाग कश्मीर में स्थित यह बाग शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और मुगल उद्यानों का उत्कृष्ट उदाहरण है। पिंजौर गार्डन हरियाणा में स्थित यह भी मुगल बागवानी कला का प्रमुख उदाहरण है। 7. मुगलकालीन वास्तुकला और चित्रकला का प्रभाव। मुगल स्थापत्य और कला ने भारत के बाद के स्थापत्य और कला शैलियों पर गहरा प्रभाव डाला। राजस्थान, गुजरात और अन्य भारतीय क्षेत्रों में मुगल स्थापत्य की झलक दिखाई देती है। मुगलकालीन स्थापत्य, साहित्य और कला ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध और विविध बनाया, जिसका प्रभाव आज भी भारतीय समाज और कला पर दिखाई देता है। मुगल राजपूत संबंध। प्रमुख बिंदु। राजनीतिक सहयोग। मुगल और राजपूतों के बीच संबंधों की शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुई। अकबर ने राजपूतों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की नीति अपनाई, जिससे मुगल साम्राज्य को मजबूती मिली। शादी की राजनीति। अकबर ने राजपूत शासकों की बेटियों से विवाह कर राजनीतिक गठबंधन बनाए। उनका सबसे प्रसिद्ध विवाह आमेर, जयपुर के राजा भारमल की बेटी जोधाबाई से हुआ। राजपूतों की स्वायत्तता। अकबर और उसके उत्तराधिकारियों ने राजपूतों को उनके क्षेत्रों में स्वायत्तता दी। राजपूतों को मुगल दरबार में उच्च पद दिए गए और वे मुगल सेना के प्रमुख अंग बने। मान सिंह का योगदान। राजा मान सिंह जोधपुर के शासक अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापतियों में से एक थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण युद्धों में मुगलों की तरफ से नेतृत्व किया। आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध। मुगलों और राजपूतों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध भी मजबूत हुए। मुगल दरबार में राजपूतों की उपस्थिति से भारतीय कला, संस्कृति और स्थापत्य में नया समन्वय हुआ। जहांगीर और राजपूत संबंध। जहांगीर के शासनकाल में भी राजपूत मुगल संबंध प्रगाढ़ रहे। जहांगीर ने आमेर के राजा के साथ अच्छे संबंध बनाए रखे। शाहजहां और मारवाड़ संबंध। शाहजहां के शासनकाल में जोधपुर, मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह को भी महत्वपूर्ण पद मिले। जसवंत सिंह ने मुगल सेना के कई अभियानों में नेतृत्व किया। औरंगजेब और राजपूत विवाद। औरंगजेब के शासनकाल में राजपूतों के साथ संबंध बिगड़ने लगे। औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों और मारवाड़ के सिंहासन विवाद के कारण राजपूतों और मुगलों के बीच संघर्ष बढ़ा। मुगल साम्राज्य की सुरक्षा। मुगल राजपूत गठबंधन ने मुगल साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजपूतों ने मुगल सैन्य अभियानों में हमेशा समर्थन दिया, जिससे मुगल साम्राज्य स्थिर बना रहा। मुगल पतन के बाद राजपूत स्वतंत्रता। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ और राजपूतों ने धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त किया। मुगल राजपूत संबंधों ने भारतीय इतिहास में एक नई दिशा दी, जहां सहयोग और संघर्ष दोनों ने अहम भूमिका निभाई।